खुशामदीद। भली करे आया जी आया नो बखैर ये जो 5th स्पेल है ये 28 से 2 अगस्त तक जो है ये कंटिन्यू रहेगा। बारिश हो या क्लाउड बर्स्ट हो या कोई ग्लॉफ हो नॉर्थ में, उसके आगे दरख्त एज अ बैरियर एक्ट करते हैं। ग्राउंड से बाहर भी छक्का लगाते हैं लेकिन वो उनके लिए मुसीबत हो जाती है। अच्छा वो हारने के बाद डायरेक्ट बार के छुट्टा मार के आ गया। मैं परेशान हूं कि ये क्या सीन है। बीजिंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वजीर खारजा से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, इलाकाई अमन खुशहाली के मुश्तरका विजन के हुसूल के लिए चीन के साथ इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। मानसून बारिशों की तबाहकारियां, जाबहक अफराद की तादाद 252 हो गई। NDMA के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें पंजाब में 139 हुई। चिलास में आबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही। वादी थोर में सैलाब से तबाही, 50 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा, सड़कें बह गई, पुल टूट गए। शाहराह बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन। तर्जुमान बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि अब तक 7 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, मजीद 3 अफराद की तलाश जारी है। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 15 अफराद लापता हुए थे। केपी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी आमने सामने। वजीर आला केपी अली अमीन ने कहा, सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, ड्रोन इस्तेमाल नहीं होंगे, हमारा सूबा हमें चलाने दें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। सितंबर में T20 एशिया कप के इनेकाद के हवाले से कोई फैसला न हो सका। भारत की हरधर्मी बरकरार, मजीद वक्त मांग लिया। सदर ACC मोहसिन नकवी का कहना है कि खेल में सियासत नहीं चाहिए। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान जल्द होगा। भारतीय बोर्ड से बातचीत जारी है, मामला जल्द हल कर लेंगे। और आज़रबाईजान की सरजमीन पर सब हिलाली परचम सरबुलंद। पाकिस्तानी फाइटर्स के हाथों भारतीय हरीफ को इबरतनाक शिकस्त। फखरे पाकिस्तान आगा कलीम और राबिया नूर आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। भली करे आया जी आया नो बखैर वशअत के दुनिया बोले के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया साहब। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा। बाय द वे इट्स द लास्ट डे ऑफ द वीक, सो बहुत से लोग अगर प्लान कर रहे हैं, प्लान करना चाह रहे हैं तो वो मौसम देख के भाई खुदा के वास्ता प्लान करें, क्योंकि खुदा की रहमत को जहमत बनाने के हम खुद जिम्मेदार हो रहे हैं ना सादिया। बिल्कुल, और ये इसलिए भी है क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियां जो हमारी हैं बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तान, बतौर इंसान, वो हम पूरी नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। यू नो, हम हर बार ये चलास वाली फुटेज चलाते हैं और बार बार चलाने का मकसद ये है कि आप देख लीजिए कि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। लोगों की कीमती जाने, जान माल, अमलाक, सबका नुकसान होता है। 26 जून से अब तक मुल्क में बारिशों के दौरान पेश आने वाले हादसात में 252 अफराद जान से जा चुके हैं। बिल्कुल, और NDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो हलाकतें हुई हैं वो पंजाब से नंबर सामने आए हैं, जो कि 139 बताए जा रहे हैं। वेरएज़ अगर अपर एरियाज़ की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर भी सबसे बड़ा जो रेलों की जद में लोग आए हैं जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। ख़ासतौर पर जो बल्तिस्तान की बात करते हैं, जो ताज़ा बारिशें वहाँ हुई हैं और उसकी वजह से 100 से ज़ायद घर मुनहदम हुए, कई लोग लापता हो गए, कुछ बॉडीज़ मिली, कुछ को अभी मज़ीद ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और अब सुनने में आ रहा है कि आज आखिरी तारीख है इस स्पेल की, बट एक नया स्पेल भी एक नया स्पेल। There is a difference between pre-monsoon and then people don't know that। अच्छा, और उसमें अब बारिश और लैंडस्लाइडिंग का मजीद खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो ये नया स्पेल क्या है, इस पे क्या तैयारियां हैं? एक्सपर्ट NDMA डॉक्टर तैयब शाह मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, सुबह खैर। डॉक्टर साहब, देयर इज़ अ न्यू स्पेल कमिंग, क्या उसकी डेट्स हैं और इज इट गोइंग टू बी वर्स देन द प्रीवियस वन? सिटी तो अभी हद से कम हो जाएगी। उसके बाद एक नेक्स्ट स्पेल जो एक्सपेक्टेड है ये 27 की नाइट एंड 28 ऑफ जुलाई की मॉर्निंग में पाकिस्तान इससे इम्पैक्ट होगा। और जो मेजर रीजन्स हैं जो कि एज पर दी फॉरकास्ट, इसमें अगेन यही शुमाल मशरकी पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, सेंट्रल पंजाब भी अब इसकी जद में शामिल होगा और साथ साथ जनूबी पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न बलोचिस्तान और एज पर दी फॉरकास्ट
कुछ अजला सिंध के भी इस स्पेल से इसमें बारिशों की तवक्को है, लेकिन जो मेजर इंटेंसिटी इस स्पेल की देखी जा रही है ये अगेन वही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, लाहौर, खानेवाल, गुजरावाला, शकरगढ़, गुजरात और इसके साथ साथ पोटवार रीजन और सॉल्ट रेंज पे मौजूद जितने अजला हैं, ये अजला इसकी ज़्यादा जद में होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी, सेंट्रल और नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा में भी इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। अगेन ये जो फिफ्थ स्पेल है ये 28 से 2 अगस्त तक इसकी जो है ये कंटिन्यू रहेगा, और ये सिर्फ फिफ्थ स्पेल के बाद भी जो हमारे पास डेटा है ये नंबर ऑफ अदर स्पेल्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड। अगस्त भी इस बार वेट अगस्त एक्सपेक्टेड है, और सितंबर की भी इनिशियल वीक्स में बारिशों की जो है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे बात एक गौरतलब है कि इस साल 2025 में मानसून की हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाएं जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमारे बलाई इलाकों को मुतासिर कर रही हैं। इसका एक मेजर जो एनालिसिस हमारी NEOC टीम ने किया है, जो बहीरा रोम है, मेडिटेरेनियन सी, इसमें एक हीट वेव जो है मेरीन हीट वेव जनरेट हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पे मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, और वो मगरबी हवाओं की वजह से मुसलसल पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन को इम्पेक्ट कर रहा है। और इस बार ये जो मशरकी और मगरबी हवाओं की वजह से हमारे पास टोरेंशियल रेन्स, क्लाउड बर्स्ट और थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड बारिशें ज़्यादा हो भी रही हैं, और आने वाले दिनों में हम ऐसे इवेंट्स को ज़्यादा देखेंगे। यहाँ पे एक और भी इम्पॉर्टेंट बात मैं बताता चलूँ कि इस बार मानसून की जो पैटर्न है इसमें जो एक ही रीजन में, फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद की भी बात की जाए तो डिफरेंट विद इन इस्लामाबाद डिफरेंट रीजन्स के अंदर बारिशों की बहुत स्कैटर्ड प्रोपोर्शन है। यानी सैदपुर विलेज में अगर 200 मिलीमीटर रिकॉर्ड हो रही है तो एयरपोर्ट इस्लामाबाद में 10 मिलीमीटर की भी रिकॉर्ड नहीं हो रही, और ये एक डायरेक्ट इशारा है कि इस बार जो बादल भी बन रहे हैं वो लोकलाइज कन्वेक्टिव रेन्स की फॉर्म में उससे बारिशें हो रही हैं, और ये एक हमारे लिए काफ़ी थ्रेट है, बिकॉज इसकी वजह से ही अर्बन इनंडेशन, लोकलाइज्ड फ्लडिंग का सामना करना पड़ता है। मगरबी हवाओं की वजह से हमारा जो नॉर्थ रीजन है इसमें बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग के भी खतरात अब ज़्यादा हो चुके हैं, और साथ साथ मड फ्लो, डेब्रिस फ्लो और फ्लैश फ्लड्स के इवेंट्स की भी आने वाले महीने में ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि 25 तक बारिशें होनी है, बट नाउ यू सेड कि हमारा अगस्त भी वेट होगा। एक तो ये कि ये अगस्त में बारिशों का सिलसिला क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कितना ह्यूज होगा, कितने बड़े स्पैन्स होंगे और कितनी तबाहकुन ये हो सकती है बारिशें? जी, एज पर द एनालिसिस ये जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के अंदर एक ऐसा फेज आने वाला है जिसको हम लानीना कहते हैं, और लानीना नॉर्मली अगस्त के एंड पे एक्सपेक्टेड है। लानीना से मुराद पाकिस्तान में ज़्यादा बारिशें और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के साउथ में भी बारिशें ज़्यादा होने की इंडिकेशन होती है अगर लानीना पॉजिटिव हो जाए। तो अगस्त में इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में भी एक ऐसा फेज डेवलप होने वाला है जिससे पाकिस्तान में बारिशों की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। सेकेंडली एक अनदर जो इम्पोर्टेंट हमारे पास एनालिसिस है जिसको हम मैडन जूलियन ऑसिलेशन कहते हैं, ये बेसिकली मूनसून की बारिशों को ज़्यादा करता है, और ये भी अगस्त के महीने में उस फेज़ में जाने वाला है जिससे पाकिस्तान में बारिशों की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी। साथ साथ अरेबियन सी का टेम्परेचर भी जो है अब इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा एवेपोरेशन और मॉइस्चर जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। यानी अगस्त के महीने में भी मल्टीपल स्पेल्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि ये जुलाई के महीने में 5 स्पेल्स हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं और 5वां एक्सपेक्टेड है 28 को। ये भी एक न्यू नॉर्मल है। नॉर्मली जुलाई में इतनी इंटेंस बारिशें पाकिस्तान की हिस्टोरिकल डेटा में मौजूद नहीं हैं। इस बार पाकिस्तान में जैसे कि मानसून 5 दिन पहले 25 जून से ही आगाज़ हो गया, नॉर्मली ये 1 जुलाई से होता है, इसी तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त में भी 5 से 6 अच्छे स्पेल्स आएंगे। और यहाँ पे एक और भी बात गौर तलब है कि जो कन्वेंशनल फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट है, क्लाइमेट चेंज ने उसको बिल्कुल ऑब्सोलीट कर दिया है। यानी नॉर्मल पाकिस्तान की फ्लडिंग जो है वो रिवराइन फ्लडिंग थी, यानी दरियाई सिलसिलों में पानी का बहाव तेज़ होना।
हमारे डेटा के मुताबिक इस वक्त अगर पाकिस्तान के जितने मेजर रिवर्स हैं वहाँ पे दरिया का बहाव तो नॉर्मल है, सवाई चश्मा और तोनसा के मकाम पर एक मीडियम लेवल फ्लो एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इवेंट्स अब लोकलाइज फ्लडिंग के हो चुके हैं, यानी अर्बन फ्लडिंग, लोकल इनंडेशन और साथ ही साथ टोरेंशियल रेन्स और हिल टोरेंट्स और फ्लैश फ्लड, यानी देयर आर नंबर ऑफ अदर वेरिएंट्स ऑफ फ्लड्स जो कि हम अगस्त के महीने में देखेंगे, जो कि दरियाई रास्तों के फ्लड के साथ साथ अब जो आने वाले फ्लड्स की जो हमारे पास प्रेडिक्शन है वो ज़्यादा लोकल इनंडेशन यानी शहरी निज़ाम को मुतासर करना, साथ साथ नॉर्थ रीजन्स हैं वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स का ज़्यादा ख़तरा है, लैंडस्लाइड एक बहुत बड़ी थ्रेट बन चुकी है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग का भी एक बहुत ख़तरा पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में है। आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में 3044 लेक्स बन चुकी हैं, ग्लेशियर लेक्स, और इनमें से 36 लेक बहुत पोटेंशली वल्नरेबल डिक्लेयर्ड हो चुकी हैं, और इनमें से 6 लेक्स का अलर्ट जारी है जो कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल रीजन में आती हैं। ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट अगर खुदा न खास्ता हो जाए उससे बहुत ज़्यादा जो है फ्लो आउटबर्स्ट से बहुत खतरनाक फ्लड की सिचुएशन बनती है। हमारी बिल्कुल ठीक है रीजन में लैंडस्लाइडिंग के साथ ओके मैं एक ज़रूर मीनवाइल आवर टीम इज़ वेरी सो दैट वी गेट द ऑडियो करेक्ट। एक चीज़ जो डॉक्टर तैयब आपने कही वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कौन है, और वो ये कि पाकिस्तान में जो सैलाब हैं उनका जो नेचुरल कोर्स है दैट्स रिवरिन फ्लड, यानी कि दरियाओं से उठने वाला सैलाब। लेकिन अब ये मामला बदल रहे हैं और शहर अर्बन सेटिंग्स इसमें हिट हो रही हैं। नाउ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्लस ऑल द PDMAs, हम कितने तैयार हैं? बिकॉज ये तो सारा उस वक्त हुआ था ना सर कि जिस वक्त नॉर्मल जब डिजास्टर्स आ रहे थे हमारे पास, बाय द वे नो डिजास्टर्स नॉर्मल बट स्टिल जो नॉर्मल कोर्स के डिजास्टर थे, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, उनसे जो है उनसे बचाओ या फिर वो अगर हो जाए तो उनको रेस्क्यू, हम इन खतूत पे ट्रेंड थे। अब जब ये चीज़ें बदल रही हैं, हम बतौर इदारा कितना तैयार हैं? क्योंकि रूरल सेटिंग्स में जाके रेस्क्यू का काम इज़ अ डिफरेंट थिंग, अर्बन सेटिंग में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि इमारतें हैं, हम माशाल्लाह से हमने अपने जो चोक पॉइंट्स नहीं होने चाहिए थे वो अब चोक पॉइंट्स बन चुके हैं। सो हाउ प्रिपेयर्ड इज NDMA and all the PDMAs to address this new issue? चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि लोकलाइज फ्लडिंग और अर्बन इनंडेशन या अर्बन फ्लडिंग एक न्यू थ्रेट पाकिस्तान के लिए बन चुकी है, और ये थ्रेट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आप इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी देखें, चाहे वो टेक्सास अमेरिका का हो, न्यूयॉर्क हो, हुडोंग ऑफ चाइना हो, या हमारे पड़ोस मुल्क इंडिया का दिल्ली हो, यहाँ पे भी अर्बन इनंडेशन और की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थ्रेट्स हैं। अब इसके बारे में जो न्यू हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, इसमें UN हैबिटेट जो कि सेटलमेंट्स की अरेंजमेंट्स करता है कि जो नई आने वाली अर्बन जो सेंटर्स हैं उनमें किस तरह हम रेजिलियंस ऐड कर सकें, तो उन्होंने एक नया एजेंडा दिया विद द नेम न्यू अर्बन एजेंडा, और उस न्यू अर्बन एजेंडा के अकॉर्डिंगली हमारी जो सिटीज़ की कंप्लीट रीमॉडलिंग की ज़रूरत है, यानी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हमारी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारी हाउसिंग की स्कीम्स हो, लैंड यूज़ प्लानिंग हो, इसमें एक बहुत रीमॉडलिंग की ज़रूरत है। हमारे सिटीज़ जो हैं वो कंक्रीट जंगल बन चुके हैं, जो और हमारी जो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सिटी और अर्बन स्प्रॉल की वजह से हमारी सिटीज़ में अब एब्जॉर्प्शन नहीं है पानी की, यानी प्रोलिफरेशन जिसको हम कहते हैं, हमारी पेवमेंट कंक्रीट की हैं या वो एसफॉल्ट या बिटुमेन की है, जो कि पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती। सेकेंडली, अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें नेशनल लेवल और प्रोविंशियल लेवल पे लेने की सख्त ज़रूरत है, जैसे कि परमिएबल पेवमेंट। हमें अब ऐसी पेवमेंट की तरफ जाना है जो कि परमिएबल हो। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में रेजिलियंस का पैरामीटर डालना है। रेजिलियंस से मुराद कि हम आने वाले थ्रेट्स को, चाहे वो फ्लड हो, हीट वेव हो, या दूसरे स्मॉग, फॉग और अदर काइंड्स ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो हमारे पास थ्रेट्स हैं, उसको वो बेयर कर सके। जिसमें फॉर एग्जांपल फ्लड को रोकने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिटीज़ के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हों, ड्रेन्स की रीडिज़ाइनिंग हो, ड्रेनेज नेटवर्क को
पूरा जो है जो प्रेसिपिटेशन की जो न्यू एनॉमलीज हैं उसको मीट कर सके। हमने अपने ड्रेन्स और नलस को जो है उनके प्लेन्स को हमने बहुत रिड्यूस कर दिया है और इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हमारे जो नेचुरल नलस और ड्रेनेज नेटवर्क के ऊपर इंक्रोचमेंट है उसको हमने रीमॉडल और नए ड्रेनेज प्लेन्स की जो है हमने बनाने की ज़रूरत है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ जाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की जो मैकेनिज्म है। तो देयर आर नंबर ऑफ इंटरवेंशंस जो कि हर सेक्टर में अब लेने की जरूरत है। अदरवाइज वे अर्लियर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब साहब, वी शुड हैव टेकन अकाउंट ऑफ वे अर्लियर। हमें अब वी स्टिल कैन बट वी आर इन आईसीयू सिचुएशन, सो वी वांट टू मेक अ कमबैक। अच्छा, इसमें ना जो बात की डॉक्टर तैयब ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लोग पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं ये काम, हम देख रहे हैं कि हुकूमती लेवल पे ये काम कब होते हैं। अच्छा सादिक, कुछ लोग वैसे ना काम में इतने ज़बरदस्त और अच्छे माहिर होते हैं कि पहले ही जज कर लेते हैं और अगर तैयारी नहीं की तो फिर शरीर नुकसान होगा। वी हैव गॉट पीपल लाइक दिस। और अगर कोई हमें बहुत पहले बता दे कि मौसम के साथ क्या होने जा रहा है और अगर हम वो एहतियाती तदाबीर ना लें तो कसूरवार कौन है? हम हैं। और ऐसा ही आई बिलीव डॉक्टर ज़ैनब नईम ने भी किया था और उन्होंने भी ये बताया था आज से 2 साल कब डॉक्टर ज़ैनब जो पेशगोइयाँ की वो आज सच साबित हो रही है, चाहे फिर वो कराची है, कोयटा है, मुजफ्फराबाद है, गिलगित है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, देयर सो मेनी एरियाज़ जहाँ पर हमने देखा कि ऐसे सूरत हाल बनती हुई नजर आई जिसकी ऑलरेडी डॉक्टर ज़ैनब ने प्रेडिक्शन कर दी थी। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो तबाही मची है अभी रिसेंटली, उसके पीछे की जिम्मेदारियां, और उसमें अब मैं चाहूँगा ना सिर्फ डॉक्टर ज़ैनब से हम ये सवाल करें कि जो भाई ये जो टेम्परेचर रेज हो रहा है, बल्कि मैं साथ में एक और भी टॉपिक ऐड करना चाहूँगा। विद दैट आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर ज़ैनब नईम। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। मैं बिल्कुल टेम्परेचर रेज पे तो बात करूँगा आपसे, और जो आपने बात 2 साल पहले कर दी थी, बट जिस तरीके से अभी जो सारे सैलाबी रेले आए हैं, ये दरख्त जो हम काट रहे हैं और बेदरेक काट रहे हैं और विदाउट एनी बेलगाम काटे जा रहे हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद दिस डॉक्टर ज़ैनब के वो भी तो एक वजह है आपके टेम्परेचर को रेज करने स्वात से लेके गिलगित तक बेदरेक दरख्तों की कटाई, और क्योंकि दरख्त कट जाते हैं वो कुदरती दिफाई लाइन हम ख़त्म करते जा रहे हैं, तो ये सैलाब आएंगे और इसी तरह आके नीचे तबाही तो करेंगे। जो दरख्त है वो एज अ बैरियर एक्ट करते हैं पहाड़ों पे बारिश एक आम बात होती है, लेकिन जब बारिश हो या क्लाउड बस्ट हो या कोई ग्लॉफ हो नॉर्थ में, जो कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, तो उसके आगे दरख्त एज अ बैरियर एक्ट करते हैं। वो कई सालों से वहाँ पे मौजूद है हमारे नॉर्थ में, जिनको हम काट रहे हैं क्योंकि हमारी फॉरेस्ट गवर्नेंस नहीं है। अभी जो बाबूसर साइड पे हुआ या जो चिलास साइड पे हुआ या गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि वहाँ पे टिम्बर माफिया एक्टिव है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और वो इवन फ्लैश फ्लड्स, चांदी हो जाती है कि अगर फ्लैश फ्लड आता है, वो उसमें जो दरख्त की लकड़ी काटी होती है वो उसको उस फ्लैश फ्लड के थ्रू जो है डाउनस्ट्रीम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो इलीगल लॉगिंग है ये और ये हमारी मिस प्लानिंग है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स हैं, क्लाउड बस्ट हैं, लेकिन ये ऐसा फिनोमेना नहीं जिसका हमें पता नहीं है। हमें कई डेकेड्स अगो साइंटिस्ट वार्न कर चुके हैं। सो दिस इज समथिंग वी हैव नोन ऑलरेडी। लेकिन ये जो इलीगल लॉगिंग है, इसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म हमने कभी बनाया ही नहीं। इसको इन्फोर्स करने के लिए कि डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल किया जाए, हमने मैकेनिज्म बनाया ही नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे बड़ा जो, अगर आप इस डिजास्टर की नौयत के लिए ब्लेम करें पार्शली, तो वो आपकी अपनी मिस प्लानिंग और मिस गवर्नेंस है, जिसकी वजह से ये नॉर्थ में जो है डिजास्टर हो रहा है और हीट इतनी ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जहन में ये बात ओवर एंड ओवर आती है कि हम अक्सर आज देखते होंगे, आप भी देखते हो कि सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट्स भी बड़े करते हैं हम। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी दरख्त के नीचे एकदम से जाके देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर वो शेड की वजह से नीचे आ गया, फिर हम बाहर निकलते हैं वो टेम्परेचर। अब मैंने ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से किसी आम आदमी को भी समझाने के लिए ये बात काफ़ी है कि हम हर तरह से नेचर के साथ खिलवाड़ करें। जो फैसल आइडेंटिफाई कर रहे हैं बात कि भाई जब आप दरख्त काट लेते हैं वो नेचुरल बैरियर ख़त्म हो जाता है। एक और चीज़ भी हो रही है ना, वो ये कि हमारे ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, लेकिन जो दरख्त किसी भी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कामयाबी देते हैं हमें, हम उन दरख्तों को काटते चले जा रहे हैं। तो एक तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लेकिन उन दरख्तों को काट के हम उस टेम्परेचर को भी ऊपर बढ़ाते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका ये जो हिमालयन रेंज है, ये जो नॉर्थ में ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान के, उसको थर्ड पोल कहा जाता है, इसलिए कि वो बहुत बड़ा रिसोर्स है फ्रेश वाटर का।
पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान बहुत फॉर्चुनेट है कि उसके पास ये ग्लेशियर्स हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान में इंटरेस्टिंगली एक साइंटिफिक एविडेंस हुआ कि यहाँ पे ग्लेशियर्स जो हैं कराकोरम के HKH एनामली कहते हैं उसको, वो सर्ज करना शुरू हो गए थे, यानी बढ़ना शुरू हो गए थे। अभी इस साल हमने उसका ऑपोजिट देख लिया, रिवर्सल देख लिया कि वो इतनी गर्मी पड़ रही है या हम इतने ज़्यादा बेदरख्त दरख्त काटते जा रहे हैं क्योंकि हमने कहा ग्लेशियर्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो एकदम पिघले और एकदम हमने ये डिज़ास्टर जो है ये फेस किया है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये आता है कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में जहाँ इस तरह के ग्लेशियर्स हो जो कि थ्रेटेंड होते हैं क्लाइमेट चेंज से, उसको आप नेशनल पार्क या नेशनल एसेट डेजिग्नेट कर देते हैं ताकि उसके लिए जो है आप इकदाम कर सकें। यहाँ पे कम्युनिटीज़ भी वहाँ सफ़र करती हैं, ग्लेशियर्स की वजह से उनको पानी का रिसोर्स मिलता होता है, वो भी अब हम उस डिप्लीट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हमने इस चीज़ को, जैसे मैंने पहले कहा, सीरियस लिया ही नहीं डिस्पाइट द एविडेंस कि अगर ये मेल्ट होते गए, इसी तरह तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सैलाबी रेलों को कर्टेल करने के लिए या पानी को सेव करने के लिए, तो ये तो समंदर में ही बहते जाएंगे और तबाही आती जाएगी। तो इवेंचुअली हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या नॉर्थ में जो टूरिज्म है वो अफेक्ट होता जाएगा। अभी देख लें, अब क्या आपको लगता है कि लोग अगले साल मानसून में इस तरह से बेधड़क होके जाएंगे एज अ टूरिस्ट इन द नॉर्थ जो इस साल वाकयात हो चुके हैं? डॉक्टर ज़ैनब, सवाल तो ये है कि क्या उनको भेजना चाहिए? अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूं, मैं आपको भी और अपने नाज़रीन को भी एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये स्वात की एक वीडियो है जहाँ पे बेदरेख दरख्तों की कटाई करने के बाद एक शख्स ने वीडियो बनाई और बड़ा टेक्निकली इसको पॉइंट आउट करा। मैं चाहूँगा प्लीज़ वो वीडियो प्ले करें ताकि हम जान सकें कि हो क्या रहा है। प्लीज़ गो ऑन। तो डॉक्टर ज़ैनब, इस फुटेज में एक शख्स है, वो अपनी गाड़ी से ड्राइव करते हुए वीडियो बनाते हुए बता रहा है पूरे दुनिया, पूरे पाकिस्तान को कि हम अपने दरख्तों के साथ क्या कर रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा भी है बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे मैंने सवाल किया कि जी ये जंगल के जंगल कहाँ गए, तो मुझे बताया गया ये जी वो या तो स्नो डेड हो गए थे इसलिए हमने काट लिया, या फिर सैलाब आ गया था तो खुद ही गिर गए। यानी कि बेवकूफ़ बनाने की हमने जो है वो कंपनी खोली हुई है। सो लॉज भी हैं और एक लॉ है कि जी अगर वो जो कुतर है दरख्त के लॉ का, वो अगर 24 से कम है तो आप नहीं काट सकते, लेकिन हम बेदरख्त काटे जा रहे हैं। सो वी आर प्लेइंग विथ नेचर अगेन एंड अगेन। डॉक्टर ज़ैनब, आज फ़र्ज़ कीजिए अगर आज हम कोई ड्राइव शुरू करते हैं, पहले भी बहुत सारी ड्राइव शुरू हुई हैं कि जी चले जी हम दरख्त लगाना शुरू करते हैं, हमें कितने साल लगेंगे उस तबाही को ओवरकम करने के लिए जो हमने कर दी अपनी जंगलात के साथ, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि हमारा फॉरेस्ट कवर 4% भी नहीं है? देखिए, मसला ये है कि जो पुराने दरख्त होते हैं, जो जंगलात हैं, दे एक्ट एज कार्बन सिंक। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ये अर्थ का टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो रहा है। और मसला ये है कि हम पुराने जंगलात काट के आज शजरकारी शुरू करते हैं तो एकदम से उसके इम्पैक्ट्स नहीं आ सकते। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें कई साल लग जाएंगे हमें, क्योंकि अगर हम दरमियाने साइज़ के दरख्त भी लगाना शुरू करें तब भी इट विल टेक अ डेकेड और सो कि हमें उसके अच्छे असरात जो हैं वो हम देखें। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपके अब रिजर्व फॉरेस्ट हैं। क्या नॉर्थ में, आप ये वीडियो नॉर्थ की बता रहे हैं? मैंने कुछ अर्सा पहले अपने ट्विटर पे एक वीडियो शेयर की थी जो कि इस्लामाबाद की थी, जिसमें इसी तरह एक गाड़ी जो है इतनी लकड़ी लेकर जा रही थी मेन इस्लामाबाद में। सो देयर इज नो चेक एंड बैलेंस। तो मैं कहने का मकसद ये, बिल्कुल शजरकारी होते रहना चाहिए, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप अभी वाले दरख्त काटते जाएं और शजरकारी करते जाएं कि हमें ये एवेन्यू बनानी थी, ये रोड बनानी थी, तो इसलिए हमने जो है इतने साल पुराने दरख्त काट दिए। सो दिस शुड नॉट बी द केस। आप अपने फॉरेस्ट को, रिजर्व फॉरेस्ट को काटना बंद करें। आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरह से नहीं होती। अब आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन योर क्लाइमेट फिनोमेना, जो कि बता रहा है कि आप चाहे जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज इन अकॉर्डेंस विद योर नेचर, आपको फायदा नहीं देगी। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। और इसी तरीके से आवाज़ उठाती रहिए, इसी तरीके से अलर्ट्स जारी करती रहिए। अब ये मिन हासिल कौम हमारे ऊपर है कि हम आपके अलर्ट्स को कितना सीरियस लेते हैं, और अगर हम नहीं लेते तो फिर कुदरत हमें बताती कि वो कितनी सीरियस है। एग्जैक्टली। और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होंगे ना फैसल, वो वही लोग होंगे जो वहाँ पे रह रहे हैं। सो यू नो, वो फिर अब खुद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी इस बात को ज़रा देखना होगा, और वहाँ रहने वाले लोगों के, क्योंकि उनकी जगह ख़राब हो रही है, उनके घर तबाह हो रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। विद दैट वी आर टेकिंग अ ब्रेक ओवर हियर। व्हेन वी कम बैक वी टॉक अ लिटिल मोर अबाउट
वेलकम बैक। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता तो होना चाहिए। ऐसे में कुछ सियासी नाश्ता भी कर लेते हैं। और तो सियासी क्या नाश्ते है आपके मेन्यू में आज? बहुत सारी है चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। पहले तो है दमदार किस्म की खबर, और वो ये है कि बीजिंग में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी वजीर खारजा वांग यी से अहम मुलाकात की है और करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की चीनी शहरियों और कंपनियों की सिक्योरिटी के लिए पाक फोर्सेस पुराज़म है। इलाकाई अमन खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन के हसूल के लिए चीन के साथ इंसदाद दहशत गर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। और इस मौके पर चीनी वजीर खारजा ने हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का अयादा किया और पाकिस्तान में चीनी मनसूबों, अमले, इदारों की सिक्योरिटी सलामती यकीनी बनाने के लिए पाक फौज के किरदार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। साजिया, एक तो चीज़ मैंने बता दी है, अब दूसरी खबर, दूसरा सियासी नाश्ता जरा आप तो करवाइए। द नेक्स्ट हॉट स्टोरी ऑन द मेन्यू इज वजीर आजम या शहबाज शरीफ से सरबराह JUI बात के लिए मौलाना फजल रहमान से की अहम मुलाकात हुई और मौलाना फजल रहमान के साथ इस मुलाकात में कबायली माहिदीन भी मौजूद थे। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कबायली इलाकों की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया गया और प्राइम मिनिस्टर ने ज़मशुदा अज़ला के तलबा के लिए मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ कोटा बहाल करने का ऐलान कर दिया है। कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान के सलामती अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। ज़मशुदा अज़ला में अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, ये कहना था वज़ीर आज़म का कल की अहम मुलाकात में। अच्छा, और अब मैं अगली स्टोरी जो बताऊंगा वो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही तगड़ी, धुआं उठ रहा है उसमें से। और वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी आमने सामने आ गए हैं। और वज़ीर आला KP अली अमीन ने यह कहा कि सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, ड्रोन इस्तेमाल नहीं होंगे, सूबा हमारा है, हमें चलाने दें, हमारा सूबा अपने वसाइल पर पैरों पर खड़ा हो सकता है, अवाम और पुलिस के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम करेंगे। इस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क्या कहा जी? टेल मी अबाउट इट। इस पर उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। एक ट्वीट किया मोहसिन नकवी ने और कहा कि ये सबसे अहम बात है, एक सूबाई ओहदेदार DI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है? क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और मेरे ख्याल से इस नाश्ते का तज्जिया हम इसी खबर के साथ शुरू करते हैं बिकॉज़ फैसल दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ऑपरेशन की बात हुई हो KP में और अली अमीन गंडापुर ने इसको अपोज ना किया हो। दिस इज द थर्ड टाइम इन लास्ट 3 years दैट हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर ऑपरेशन की बात हुई और उसके बाद अपोजिशन। चलिए तो इसी पे बात कर लेते हैं। सीनियर तज़्कियाकार एहतिशाम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम साहब। सर, बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं, सुबह सुबह आगाज़ करते हैं सर। ये जो आमने सामने वाले मामलात हुए हैं, जब अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी सूबा हमारा है, हम चलाएंगे, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, दूसरी तरफ से सिर्फ स्टेटमेंट नहीं आई है एहतिशाम साहब, दूसरी तरफ से एक सवाल भी आया है। वो सवाल, उस पर मैं चाहूँगा आपका तज़िया लेना, कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी, यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये 2011-12 की बात है। अफगान जंग जो है ना वो पीक पे चल रही थी और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ हमारा बहुत ज़्यादा ताउन था और उस वक्त ड्रोन अटैक अमेरिकन करते थे तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान में और बड़ा शोर होता था। और उसके बाद फिर कुछ पाकिस्तान के इलाकों में भी अपने तालिबान और अमरीकी दुश्मनों को मारने के लिए जो है ना ड्रोन अटैक हुए, तो बड़ा एहतजाज हुआ। और फिर जो खबरें अंदर से आई हुई थी कि यूसुफ रजा गिलानी ने अमेरिकन को ये कहा प्राइम मिनिस्टर कि जी ठीक है, लोग एहतजाज करेंगे, हम भी कंडेम किया करेंगे, लेकिन आप अपना काम चलाए रखें। तो मुझे वो गंडापुर वाली बात जो है ना अब याद आ रही है कि ये डबल एजेंट के तौर पे काम करते हैं। मुझे इसमें कहने में कोई अर्ज नहीं है। और ये एक तरफ हुकूमत के साथ और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर रहने की ख्वाहिश पे ये थोड़ी सी डिफरेंट लाइन लेते हैं। बाज़ औक़ात वो कहते हैं ना ग्राउंड से बाहर भी छक्का लगाते हैं, लेकिन वो उनके लिए मुसीबत हो जाती है। अब आखिरी बात इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये जो कह रहे हैं कि जी हम किसी फेडरल फोर्स को सादिया इजाज़त नहीं देंगे वहाँ पे KP में कोई ऑपरेशन करने की, वो तो हो रहा है। जिस तरह लेवीज और उसके बाद आपने देखे बाकी दूसरे फेडरल अदारे हैं, उनकी एक्सपेंशन हो रही है बड़ी तेज़ी के साथ। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं और वो ये काम करते रहेंगे ओवर टाइम। अच्छा एहतिशाम साहब, ये जो फैसल ने क्वेश्चन रेज किया, मुझे उसकी तरफ आना है कि सूबाई ओहदेदारान जो DI खान में तालिबान को कितना पैसा दे रहे हैं। ये नया एक सवाल जो बात आ रही है सामने। आई मीन आप ऑब्वियसली बात करें कि शायद अली अमीन गंडापुर दोनों तरफ खेल रहे हैं, बट क्या वो किसी का इंटरेस्ट सेव करें या नहीं कर रहे, या वहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली, ये क्या मामला है?
देखिए सादिया, डेरा इस्माइल खान आपने देखना, ये तीन बड़े लीडर जो है ना केपी के, जिनमें आपस में बहुत चपलिश रहती है। मौलाना फजल रहमान है, फैसल कुंडी हैं जो गवर्नर है केपी के, जी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, और ये अली अमीन गंडापुर हैं। आप देख लें, एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। कल ही का परसों का स्टेटमेंट है फजल रहमान साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि रात में जब जो ही मगरिब का वक्त ख़त्म होता है तो वहाँ पे हुकूमत किसी और की हो जाती है, गंडापुर नज़र नहीं आते। और गंडापुर के बारे में आम बात मशहूर है कि या तो वो इस्लामाबाद में होते हैं, और या कभी कभार वो कब नज़र आते हैं पेशावर में, जहाँ पे उनको होना चाहिए ज़्यादातर, तो अपने इलाके में तो जाते नहीं। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो जितनी वहाँ पे ख़राब है इनके अपने डेरा इस्माइल खान में, वो किसी से छुपी नहीं है। अब ये बयानबाजी की हद तक तो सादिया सब कुछ हो रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट आपको बात यह है याद कि होगा कुछ दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि वो जो दहशतगर्द हैं वहाँ पर फसलें उगाते हैं, उससे वो पैसा कमाते हैं, फिर ऑनलाइन एमिनेशन ख़रीदते हैं और इस तरह की चीज़ें आई थी सामने वहाँ से, जिस पर फ़ौज की जानिब से ऑपरेशन भी किया जा रहा है, बात हो रही थी। बट देन हुकूमत का साथ होना बहुत ज़रूरी है फिर इस पर। देखिए, इस पे तो हमेशा से साथिया ये रहा है कि गवर्नमेंट का रिजॉल्व और फेडरल अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ होती है। पॉपी कल्टीवेशन जहाँ पे अफगानिस्तान में होती है, जो गढ़ है वहाँ पे, जहाँ से हेरोइन बन के थ्रू पाकिस्तान और बाकी दुनिया में जाती है, पाकिस्तान भी बड़ी कोशिश करता है रोकने की। तो केपी के कुछ इलाकों में ये काम दोबारा से शुरू होता है, ये केपी कल्टीवेशन का, अच्छा पॉपी कल्टीवेशन का, जिसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं। मादत के साथ इसमें कहा जाता है मजहबी लीडर भी फ़ायदा उठाते हैं। उस तरफ तो अफगानिस्तान में तो ये होता ही होता है। उन्होंने भी बंद कर दी थी पॉपी कल्टीवेशन, अब दोबारा शुरू कर दी। कहते हैं $1.5 से $2 बिलियन जी। यहाँ से कमाया जाता है, और यहाँ पे भी कुछ लोग ये कर रहे हैं। तो ज़्यादा साथिया मफादात इनके जो है ना माल बिल्कुल, बनाने में, अभी जितनी करप्शन वहाँ पे है अपना केपी में, उसका कोई वो तो हिसाब कोई ही वो नहीं है है। ही नहीं ना। अच्छा वो एहतशाम साहब, मैं अब ज़रा जी अगली खबर की जानिब बढ़ना चाहूँगा, और वो है बहुत ही अहम दौरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। चाइनीज़ से उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, इसमें नो हैंकी पैंकी, सीधी बात है, और सीधी बात ये कि जो कंपनीज़ हैं यहाँ पाकिस्तान में, जो चाइनीज़ यहाँ पे हैं, उन पे किसकी नज़र है खित्ते में, आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। तो फील्ड मार्शल ने बड़ा क्लियर कहा है कि जी ना सिर्फ ताउन जो है उसको जारी रखा जाएगा दो तरफ़ा, बल्कि जो इनकी सिक्योरिटी है उन तमाम तर चाइनीज़ की, उन कंपनीज़ की, और उन तमाम तर लोगों की जो यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। देखिए, ये बिल्कुल फैसल सही कह रहे हैं कि अमेरिका के दौरे के बाद जो आपने देखा, जितना ज़बरदस्त दौरा था, अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा किसी आर्मी चीफ को आपने देखा प्रेसिडेंट हाउस में लंच के लिए बुलाया जाता है। उसके फ़ौरन बाद आप देख लें, चाइनीज़ ने फील्ड मार्शल को दावत दी कि आप हमारे पास भी आएँ। देखिए, एक तो उनकी अहमियत अपनी है, दूसरा पाक भारत जंग के तनाज़र में जिस तरह पाकिस्तान उभरा है, पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस उन्होंने अपना लोहा मनवाया, तो दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। और अंदर से खबरें मैं आपको बता सकता हूँ, चाइनीज जो है वो इस लिहाज से बड़े खुश हैं कि हमने मार लगाई उनकी, जी अपना इंडियंस की, और हमारा असला उसकी मार्केटिंग हो गई सारी दुनिया में, जहाज भी। तो वो दो चीज़ों पे, एक तो उनका बड़ा प्लान है कि किसी तरीके से इसको BRI प्रोजेक्ट को हम एक्सपेंड करें और अफगानिस्तान को और बाकी लोगों के लिए क्या, और पाकिस्तान में जो अब CPEC है, जहाँ पे आपने देखा जिसके लिए एक बाकायदा फौज का एक डिवीजन कायम किया गया, उसको मजीद मुतहरक किया जा रहा है। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पे उनको कहा गया है कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी इंटरेस्ट एक है। और मैं एक बात आपको बता दूं, आपको याद होगा कुछ साल पहले फैसल, वो एक नंबर 2 थे चाइना के यूनाइटेड नेशन में, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज़ चाइना इज़राइल, कि जिस तरह दुनिया इसराइल की सपोर्ट करती है, वैसे इस तरह हम पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। तो हमारा तो हर लिहाज से वो जो पॉलिटिकल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे और सियासी लेवल के साथ साथ डिप्लोमेटिक लेवल पे जो हमारे तल्लुकात हैं, उनको तो बढ़ना ही है। तो ये अब तो तय हो गया है कि जो कंपनीज की आप जिक्र कर रहे हैं, जो हमले हुए, उसको बड़ी हद तक इन्होंने रोक भी दिया है। और इस हवाले से जो वहाँ से दरअंदाजी होती थी, वहाँ से आके चाइनीज़ अपना अहदाफ पे हमले करते थे, वो अब बड़ी हद तक जो है ना ख़त्म हो गए। लेकिन क्योंकि ख़तरा रहता है, चाइनीज़ इस हवाले से अपना एक बड़ा रिजॉल्व दिखाते हैं। तो हमने भी कहा है, हाँ, एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि हमें इजाज़त दे दें कि हम अपनी सिक्योरिटी ले आएँ। तो इस पर जो बड़ा वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था कि जी सिक्योरिटी के लिए हम हैं, पाकिस्तान खुद कार्रवाई करेगा, हम कर रहे हैं, और आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। तो इसको तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चाइनीज़ लीडरशिप ने जो है ना अप्रिशिएट किया है। ओके, एहतशाम साहब ये बताइएगा कि कल आप ये चलते कल अहम मुलाकात दोनों के बारे में मुल्कों आप में अवेयर कॉम्पिटिशन। होंगे। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है। अच्छा, इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ के कोटे को बहाल करने की बात की जा रही है, ये कितना प्रैक्टिकल नज़र आता है और क्या चांसेस है, क्या ये हो सकता है
मैं इस तनाजुर में ये सवाल आपसे करी हूँ कि एक तरफ तो हम कोटा सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं, इवन हम ये बात करते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो भी नहीं होना चाहिए, फादर टू सन एंड सो ऑन, इस पर भी काम हो रहा है। फिर इसको किस तरह से, क्या इस पर काम होगा, नहीं होगा, और अगर होगा तो वो फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह? मैं सादिया, आवाज़ आपकी सही नहीं आ। यूनिवर्सिटीज़ में कोटे की बात कल की गई है, मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हुआ है। तो बड़ी बड़ी अहम कुछ मामला थे, बड़ी अहम खबरें थीं, और देखना ये है कि आगे ऊँट के सुट करवट बैठता सियासी एक और डेवलपमेंट भी थी, और वो ये कि अपोजिशन ने कल ये कहा है कि जी कि वो कोई ग्रैंड अलायंस होने जा रहा है। चले अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। वी हैव गॉट 2 little stories to share with you. एक ब्रेक के बाद stay with us. Welcome back once again. I really hope, we both hope कि आपकी सुबह बड़ी अच्छी रही होगी, और अब तो वीकेंड है, तो वी आर होपिंग कि आपने अच्छे प्लान से बनाए होंगे। पर हम हमेशा ये बात करते हैं फैसल के मेहनत में अजमत है, बट मेरे जहन में अक्सर ये बात आती है कि उस मेहनत के पीछे किसी ने कितने पापड़ बेले होते हैं। वी डोंट नो द स्ट्रगल, हमें सिर्फ रिजल्ट नज़र आ रहा होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है लाहौर मैट्रिक के इम्तहानात के नताइज में। तालिब इल्म है मलिक फैज़ान रज़ा, वो सब्ज़ी फरोश के बेटे हैं, और इसमें कोई आर नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हक हलाल का कमाते हैं उनके वालिद, और उन्होंने साबित किया है ये कि चाहे आप कमाई इतनी करें या इतनी करें, जितनी भी कम करें, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो इल्म किसी की मीरास नहीं है। तो हमारे साथ ही मौजूद होंगे मैट्रिक के इम्तहानात में साइंस ग्रुप में उन्होंने ये पोजीशन हासिल की, फैज़ान रज़ा। फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम सर, मुबारक हो आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। ये बताइए कि जब रिजल्ट आया तो आपने अपने अब्बा को मिठाई कौन सी खिलाई, कौन सी खिलाई? जी फैज़ान, फैसल का ये जो ऑफ गार्ड क्वेश्चन था, उनको मिठाई बहुत पसंद है शायद से, ही इज आस्किंग कि सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन सी मिठाई बांटी है आपने पोजीशन लेने पर? बर्फी बांटी। क्या बर्फी, बात है। वाह। और क्या आपने अपने हाथ से अपने वालिद को खिलाई वो? जी सबको खिलाई। अच्छा, मुझे ये बताएं फैज़ान कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो वो क्या तैयारी कर रहे थे आप? बिकॉज़ हमें तो ये पता है कि आजकल के बच्चे कोचिंग भी ले रहे हैं, ट्यूशन भी ले रहे हैं, टीचर से भी पढ़ रहे हैं, और आसानी भी है उनके लिए, शायद स्कूल के बाद ट्यूशन चले गए। आप अपनी तैयारी कैसे करते रहे? जी मैं स्कूल भी जाता था, स्कूल के बाद एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी। एकेडमी के बाद घर आके भी 1-1.5 घंटा पढ़ता था। मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, और उनका सिस्टम भी अच्छा था। मैं घर आके खुद अपने नोट्स तैयार करता था, माइंड मैप्स बनाता था, और रिवीजन रोजाना करता था। अपने जो मैंने पहले याद किया होता था वो रोजाना रिवाइज करता था। वालिद के क्या जज्बात थे, वालिदा के क्या तासुरात थे आपके रिजल्ट पे? वालिद साहब बहुत खुश थे, उन्होंने कहा कि आपने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। सारे मेरे रिश्तेदार सब ऐसे बहुत खुश हैं कि मैंने बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की है। सब बार बार आगे मुबारकबाद दे रहे हैं। एक जाता है दूसरा सब मुबारक दे रहे हैं। फैज़ान, ये बताएं फ्यूचर प्लान क्या है आगे, अब क्या पढ़ाई करनी है? बाकी बहन भाइयों के लिए, आपके जो वालिद हैं उन्होंने ज़ाहिर इतनी कुर्बानी दी होगी आपके लिए, बाकी बहन भाइयों के लिए क्या सोच है? इंशाल्लाह आगे भी मैं अपनी तालीम को जारी रखूंगा। आगे मैं एफएससी प्री मेडिकल करूंगा, और उसके बाद अपना पसंद का पेशा शुबा इख्तियार करके अच्छी तालीम हासिल करूंगा और अपने मुल्क को की खिदमत करूंगा। ठीक है, फ्यूचर डॉक्टर साहब, फैज़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इसी तरह मेहनत कर, इसी तरह कामयाबी खुदा करे आपके कदम इसी तरह चूमते रहो। इसी तरह हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। जी, इसी तरह हम ब्रेक के बाद आपको मुलाकात के लिए वापस भी मिलेंगे आफ्टर दिस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कुछ अच्छी और मस्बत खबरें, बहुत ही ज़बरदस्त खबर, और वो ये कि पाकिस्तान की मैशत बेहतर कर रही है। हम नहीं कह रहे, हम तो कहते ही रहते हैं, लेकिन ये कह रही है बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को 1 दर्जा बेहतर किया है और CCC+ से बढ़ाकर B- कर दिया है, जो मैशत की बेहतरी का एतराफ़ है। सीधा साधा
आसान अल्फाज में, आसान उर्दू में मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो कर्ज वापस करने की इस्तात है वो अब बेहतर से बेहतर होती जा रही है। जो आउटलुक है उसको मुस्तहकम करार दिया गया, एंड दैट्स अ गुड थिंग सादिया साहिबा। एंड विद दैट हम इस पर बात कर लेते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए अभी इतना अच्छा है, एंड कमिंग डेज हम इससे क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या फ़ायदा हो सकता है। मोहम्मद नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं। बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे जहन में जब ये मैं सारी बात करती हूँ मुझे खुशी तो होती है बट आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे लिए कितना अच्छा है, ये हमने जो अचीव किया है, मतलब व्हाट हैज़ बीन सेड इज़ ऑल्सो, हम इसको अच्छा ही समझें या इसके ऊपर मज़ीद अभी क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, बेशक ये इस वक्त हमारी मईशत की हालत ऐसी है कि कोई भी अच्छी खबर आए तो ये पूरे 24 करोड़ लोगों के लिए जो है वो खुशखबरी होती है क्योंकि मईशत का ताल्लुक हर फर्द से होता है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान मुआशी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार है। इस रेटिंग से हमें ये समझने में मदद मिली है कि हमारा इस्तेहकाम किस तरह हासिल होगा। देखिए, हमारी पहले रेटिंग CCC पॉजिटिव थी, अब भी निगेटिव हो गई है, विच इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक इम्प्रूवमेंट हुई है। और खुद एजेंसी जो है S&P ने, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने जो खुद कहा है वो ये कहा है कि पाकिस्तान की कर्ज हासिल करने की सलाहियत में जो है वो बेहतरी आई है, और उसके अलावा पाकिस्तान की कर्ज की अदायगियों में जो है वो तवाज़ुन पैदा हो गया है। और ख़ास बात यह है कि दो वजूहात उन्होंने खुद बयान की है। एक ये कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है, हमारे GDP के एतबार से अगर जाए तो 3% इजाफा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जिस बात को हम सब बार बार इसरार करते थे हुकूमत से कि सरकारी अखराजात में कमी की जाए, तो वो ये समझते हैं कि सरकारी अखराजात में कमी की भी एक वजह है। तीसरी वजह जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो रेमिटेंसेस आ रही हैं उससे भी हमें अपने जो फॉरेन एक्सचेंज है उन्हें स्टेबल करने का मौका मिल गया है। इस बिना पे वो समझते हैं कि आगे चल के पाकिस्तान जो है, जिस तरह लास्ट ईयर जो है वो हम अपने बॉन्ड्स के जरिए भी कर्ज हासिल नहीं कर सकते थे, हमारी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि IMF के तहत जो हमारा मुआहदा है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत, उसको भी स्टेबिलिटी मिलेगी और हम उसके थ्रू जो है आने वाले 2-3 सालों में मजीद स्टेबिलिटी हासिल कर सकें। ऑलराइट, अच्छा नईम साहब, एक चीज़, हमारे 2-3 चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम इकोनॉमिकली स्ट्रगल करते हैं। उसमें एक तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जो और हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी का जो लेना देना है वो डॉलर कितना आ रहा है, इन सारी चीज़ें, दैट इज़ वाई रेमिटेंस का हमें फ़ायदा भी होता है। हमने वहाँ कितनी प्रोग्रेस की है जब हम ये बात करते हैं कि जी हम इम्पोर्ट्स पे कितना डिपेंड कर रहे हैं, और दूसरा हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, जो कि क्या हमारी जो पॉलिसी है वो इकोनॉमिक पॉलिसी वो उसके अलाइंड है उससे, एक्सपोर्ट्स रिलेटेड? नहीं, मैं समझता हूँ यहाँ हमारी थोड़ी सी कमज़ोरी है। देखिए, आपको पता है कि अभी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की क्या सूरत हाल है, जो हमारी बड़ी बैकबोन थी उसमें भी आपको पता है कि हम कितने इख्तलाफात का शिकार हैं। हुकूमत अपने दावे करती है लेकिन हम देखते हैं कि किसान जो है वो एहतजाज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि शुगर का मामला आ जाता है, किस तरह एक्सपोर्ट अलाउ की जाती है, फिर अब इंपोर्ट की जा रही है। ये वो सारे डिस्प्यूटेड पहलू हैं जिनकी वजह से हम ये नहीं समझते कि मईशत जो है इस वक्त इस्तेहकाम का शिकार है या मुस्तहकम होने जा रही है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि ताजिर हड़तालों पे है, FBR और ताजिरों की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। FBR का जब दिल चाहता है जैसे सब कवानीन जो है वो बना देते हैं। आपने देखा कि अभी ताजिरों की हालिया दिनों में फिर मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी एक मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया कि वो मसले किसी हद तक हल करेंगे। जब तक पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग स्टेबल नहीं होगी, जब तक हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को आगे नहीं बढ़ाएंगे, मीडियम इंडस्ट्री जो है हमारी नहीं चलेगी और मईशत को इस्तेकाम हासिल नहीं होगा। दूसरा सबसे अहम पहलू ये मत भूलिए कि ये सरकारी सतह पर कर्जों की अदायगी, कर्जे लेने की सलाहियत से मुतालिक है, लेकिन अवाम अभी तक महंगाई का शिकार है। ना हमें गैस की कीमतों में कोई रिलीफ मिलता है, ना हमें पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ मिलता है, ना बिजली की कीमतों में रिलीफ मिलता है, और पेट्रोल की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। लिहाजा अवाम तो महंगाई का शिकार है। आगे साल 2 साल में उम्मीद की जा रही है कि शायद हम इस पोजीशन में आए कि कुछ महंगाई भी कम हो
और हमारा जीडीपी का जो हमें सूद की अदायगी करनी है हर साल, वो तकरीबन लास्ट ईयर 60% थी। आगे 2-3 साल में S&P ने कहा कि शायद वो 40% तक आ जाए तो आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन फौरी तौर पे आवाम को महंगाई में कोई रिलीफ देने में ये हुकूमत नाकाम है। एब्सोल्युटली ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब। वेट एंड सी वाली पॉलिसी, क्योंकि जो हमने ओवर द ईयर्स मुल्क के मईशत के साथ किया है, बेहतर होते होते वक्त लगेगा, लेकिन कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स तो है ना सादिया। जैसे जैसे मुल्क तरक्की कर रहा है, माशी सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आवाम को नए मौके मिल रहे हैं जनाब। बिल्कुल, और इसी वजह से आई एम गोइंग टू टेक यू, इट इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर यू, बट कैसे मौके मिल रहे हैं, हम किस तरह से ख़वातीन को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। चलें, सादिया हमें जहाँ लेके जा रही हैं, सादिया वहाँ लेके जाएंगी और उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। सो प्लीज़ ओवर यू, लेट्स गो। क्या मैं साउथ कोरिया में हूँ या किसी भी कोरिया में हूँ? नहीं तो क्या मैं जर्मनी में हूँ? नहीं, वहाँ भी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ और वेरी मच कराची में हूँ। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स असेंबल हो रही हैं। और मेरे लिए यही इतनी बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम बहुत सारे पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं दूसरे मुल्कों से, और उसकी वजह से फिर हमारी मुश्किलात भी हैं बनने के बाद भी। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर अब मुझे जो दिख रहा है फ्यूचर में वो ये कि मुझे इलेक्ट्रिक बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट नज़र आ रही है। दूसरी अच्छी बात मुझे नज़र ये आ रही है कि यहाँ पर ऐसी बाइक्स बन रही हैं जो कि इको फ्रेंडली हैं, ऑब्वियसली व्हेन दे आर इलेक्ट्रिक। और पाकिस्तान जो कि सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है दैट आई वांट टू शो यू यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद ख़वातीन की काम कर रही है, जो मेरे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वाई? बिकॉज आपको कभी ऐसा मौका मिलता है कि आप ख़वातीन को देखें कि वो ख़ास तौर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नज़र आएँ और फिर उसमें भी ये काम नहीं करते हुए नजर आती। सो ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स, मुझे बहुत खुशी है, आई एम श्योर जब आप इन खातिन से मिलेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। लेकिन उससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट कि यहाँ पर किस तरह की असेंबलिंग हो रही है, व्हाट एग्जैक्टली आर दे डूइंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेन असेंबलिंग के कितने प्रोसेस होते हैं? मेरे जहन में क्या होना चाहिए जब इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में मैं सोचती हूँ? इसके जो है प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट से जो है ना वहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो इसका प्रोसेस होता है वो होता है वायरिंग। मेन हार्नेस जो है ना इसकी जो है ना हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक बाइक की वायरिंग के रिलेटेड जो है ना जो भी चीज़ होती है वो यहाँ पे हम कंप्लीट करके हमारा जो है ना स्टेशन वाइज जो है ना हमारा काम चलता है। यहाँ पे जो है ना एक बंदा रियर व्हील लगा रहा है, फ्रंट व्हील लगा रहा है, ऐसे जो है ना हमारा यहाँ पे जो है ना मेन हार्नेस का काम होता है। जो कंप्लीट जो है ना हमारा कंट्रोलर हो गया, ब्रेकर हो गई, सब चीज़ें जो है ना हम यहाँ पे कंप्लीट इसकी वायरिंग करते हैं, फिर इसको आगे जो है ना असेंबली लाइन से इसको उतार देते हैं। ओके, मेरे ख्याल में फैसल अब मैं आपको ज़रा प्री असेंबलिंग की तरफ लेकर जाती हूँ कि प्री असेंबलिंग में क्या काम हो रहा है एक्चुअली। जैसे कि हमें पता चला कि एक्चुअली मेन असेंबलिंग में जो है सारा प्रोसीजर यहाँ से शुरू होता है, तो पता मुझे चला है कि यहाँ पर एक्सपर्ट है समर। सो लेट्स नो फ्रॉम द एक्सपर्ट कि यहाँ पर एक्चुअली काम किस तरह से होता है। हमने वैसे तो जो फ्यूल कंज्यूम करने वाली बाइक्स हैं उसके बारे में देखा ही है कि वो कैसे काम करती हैं। अच्छा समर, मुझे ये बताएं कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ पर किस तरह से असेंबलिंग की जाती है। आप यहाँ आ जाओ। ये स्टेप बाई स्टेप हो रहा है काम। पहले हम लोग असेंबल करते हैं वहाँ पे फ्रंट पे, उसके बाद इसका हैंडल वगैरह लगती है कि ये इसका जैसे स्केलेटन एरिया है जिसके ऊपर वहाँ पर सारी क्या लगता है वहाँ पर इस पर हैंडल वगैरह इसकी टी फिट होती है, उसके बाद इसके टोटल्स वगैरह फिट होते हैं हैंडल की लीवर वगैरह। उसके बाद फिर बाकी चेजेस के ऊपर आ जाते हैं, चेजेस के ऊपर टी ठोकते हैं, उसके बाद अगले जंप वगैरह हमारी गार्ड ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर असेंबलिंग हो रही है और आप देख रहे होंगे कि इनके रैक्स एंड क्यूज़ और बोर्ड्स नामों के साथ सारी चीज़ें लगी हुई हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। अभी रेयर मड गार्ड असेंबली है, उससे पहले हमने आपको मेन असेंबलिंग दिखाई थी। एंड अदर देन मेन असेंबलिंग मेरे पीछे इस वक्त
क्वालिटी कंट्रोल आपको नज़र आ रहा हो, बट जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग है वो ये जहाँ पर मुझे एक बड़ी तादाद में ख़वातीन नज़र आई, सिर्फ ख़वातीन नज़र आई, तो मेरे लिए वो बड़ा ही अट्रैक्टिव था। तो आई थॉट कि मैं वहाँ पर जो काम करने वाली ख़वातीन हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ कि वो यहाँ पर आई कैसे, उनको कैसे लगा कि उनको यहाँ पर काम करना चाहिए। सो हियर आई हैव विद मी अ लेडी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम अस्मा जफ़र है। ओके, आप थोड़ा सा मेरी तरफ हो गए। जी बिल्कुल। कोई बात नहीं। अस्मा, मुझे ये बताएं कि यहाँ इस डिपार्टमेंट में मैंने ये तो सुना है कि हैंड एंड थ्रोटल असेंबली, राइट? मेरे लिए ये नाम ज़रा नए हैं, मुझे इतना टेक्निकली नहीं पता है ये सारी चीज़ें। यहाँ क्या होता है? यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं हैंडल को, जो ये हमारे पास टी होती है, हम इसमें टी फिट करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से लेते हैं लीवर गुड का, वो फिट करते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा एक्सीलेटर, एक्सीलेटर को यहाँ लगाया जाता है। उसके बाद हमारा प्रोसीजर जो शुरू हो जाता है वो होता है थ्रोटल का, यानी इसको हम इसमें फिट करते हैं और फिर ये मुट्ठी लगाते हैं। थ्रोटल जब ये पूरा बन जाता है तो ये थ्रोटल कहलाया जाता है। फिर ये हमारा यहाँ पे असाइनमेंट पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद ये आगे जाता है सब। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा न्यू आइडिया है कि मैं यहाँ पे खैर बहुत हर डिपार्टमेंट में ही देख रहे हैं कि बहुत ख़वातीन काम कर रही हैं। आपके जहन में कैसे आया इस तरफ आने के लिए? मेरे ख्याल में हमारे मुआशरे में ना औरतें बहुत पीछे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि अपने मुल्क को आगे लेके जाए। लाजमी नहीं कि सिर्फ सिलाई या कढ़ाई पे रहे, हमें कोशिश करनी चाहिए इन चीज़ों में आए, टेक्निकली चीज़ों में, ताकि हमारा मुल्क आगे जाए। जैसे चाइना जा रहा है और कंट्रीज़ में है, लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, तो हमें भी चाहिए अपने मुल्क को हम मोटिवेट करें, हमारी लड़कियां बहुत आगे जाए। मैं तो ये कहूँगी और दूसरों को भी यही मैसेज दूँगी कि अपनी बच्चियों को बाहर निकालें और घर में ना रहने दें। तो यही काम और देखिए हम कर रहे हैं, जो भी काम हो, बिल्कुल जो न्यू हो आप उसे ज़रूर करें। तो कोई भी काम खातून या मर्द के लिए नहीं होता, सब कर सकते हैं। अच्छा, और अब नेक्स्ट जो मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ वो यहाँ की CEO हैं। अच्छा, मेरे लिए ये इतना अच्छा है सुनने में, क्योंकि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान में काम कर रही है उसमें कोई भी CEO खातून नहीं है। तो ये पहली CEO खातून है जो कि किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की एज CEO काम कर रही है। अब अगली मुलाकात फैसल उनसे होगी, लेट्स गो। एंड फाइनली है वी आर विद द करता धरता ऑफ EV टेक्नोलॉजीज़। मेरे साथ मौजूद हैं CEO ऑफ EV टेक्नोलॉजीज़ हुमा खटक साहिबा। इनसे बात करते हैं कि इस पूरे इनिशिएटिव के पीछे आइडिया क्या था। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम सादिया, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, आप कैसे हैं? ओके। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा इंस्पायरिंग था व्हेन आई वाज ब्रीफ्ड अबाउट द होल आइडिया कि EV टेक्नोलॉजीज़ किस तरह से काम कर रही हो, पाकिस्तान में आप लोगों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो थोड़ा वॉक मी थ्रू कि वेयर डिड दिस आइडिया कम फ्रॉम, एंड जब आप ये बात करते हो कि पाकिस्तान में हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या कोई भी कंपनी जब ये क्लेम करती है तो वो क्या आइडिया डिलीवर करना चाह रही होती है? सादिया, सो दी आइडिया वाज, थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलती हूँ। 2022 के अंदर the concept came about and we started our R&D. हमने commercially जब launch नहीं किया तो we did an extensive period of 2 years। उसके अंदर हमने बाइक देखी, बनाई। मसाइल से शुरू हुआ था, started with fuel prices and started with जो लोगों को महंगाई बढ़ रही थी, फ्यूल की प्राइसेस रोज़ बढ़ रही थी, सारा आइडिया उधर से शुरू हुआ था। Essentially what we had done was that we called in a lot of people and we tried to understand कि उनके मसाइल हैं क्या। Okay. शुरू सारी कहानी इधर से हुई थी कि हम किस तरह पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान में बैठ के कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसमें उनकी ज़िंदगियों पे कोई फ़र्क पड़े, कोई सेविंग कर सके। इस वक्त हम ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं कि एक बंदा एक नहीं, दो दो, तीन ज़राए आमदनी के ढूंढ रहा है। एक से तो काम किसी का चलता नहीं है। जब कोई भी शख्स पहली चीज़ सोचता है बाइक ख़रीदने के बारे में, अगर वो इलेक्ट्रिक बाइक की बात कर रहा होता है तो उसको होता है कि यार मेरी इतनी ट्रैवलिंग है, मैंने दिन में इतना बैक एंड फोर्थ होना है, और अगर बड़े शहरों में बात करें तो फिर ट्रैफिक के मसाइल आ जाते हैं, और अगर देही इलाकों की बात करते हैं तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस आ जाता है। फिर उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक बाइक का क्या रोल रहता है? हाउ डज़ इट एड्रेस उन लोगों के मसाइल जो ये कहते हैं कि भाई मेरी सवारी भी सस्ती हो बट मैं ज़्यादा माइलेज भी कर लूँ, और ये कि मैं मूव अराउंड भी कन्वीनियंटली कर लूँ। I was it's interesting
Just the other day I was having a discussion with someone, तो मैं उनको कह रही थी कि अगर पेट्रोल की फेसबुक प्रोफाइल होती तो उसका रिलेशनशिप होता कॉम्प्लिकेटेड। हम आई एम श्योर सारे ट्रैक कर रहे हैं, आप भी ट्रैक कर रहे हैं। मैं रोज़ जो है वो पेट्रोल की प्राइस खोल के देखती हूँ कि कितनी हो रही है। अभी 3-1 हफ्ते पहले मैं देख रही हूँ 57, 58, 59 और अब लास्ट 8 मैंने चेक किया था इट्स अबाउट 270 समथिंग। While electricity is also something जो कि महंगी होती है, बट जनरली द वे ये बाइक्स बनती है ना, इंटरनल कंबस्शन जिस तरह बनती है और आपकी जो इलेक्ट्रिक बाइक बनती है वो एनर्जी कम कंज्यूम करती है। दिस इज समथिंग जो हम चाह रहे हैं कि किसी तरह अपने जितने लोग बाइक चलाने वाले हैं, एंड दिस इज इंफॉर्मेशन जिसका उनको डिटेल में इस टेक्नोलॉजी का उसका नहीं पता है, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको और बताएं कि किस तरह होता है। मैं एक एग्जांपल इस तरह आपको दे देती हूँ कि अगर आप कोई नई बाइक लेना जो कि ब्रांड न्यू हो, वो आपको 1 लीटर पे तकरीबन 40, अच्छा ये भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, 45 किलोमीटर दे देगी 1 लीटर की। सही, ये मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक की बात कर रही हूँ। एंड लेट्स फेस इट, ऑल योर मैसेज आर नॉट यूजिंग ब्रांड न्यू बाइक्स, दे आर यूजिंग ओल्ड बाइक्स, तो आपको 25-30 किलोमीटर देगी। चलो मैं कहती हूँ 50 किलोमीटर भी दे देती हूँ, तो आपका अगर 1 लीटर 70 है, तकरीबन 600 रुपये के अंदर आपको 2 लीटर दे रही है, जो कि 80 किलोमीटर तक आपको दे रही है। बिटवीन लेट्स से 70 to 90 किलोमीटर्स आपको देती है। इलेक्ट्रिक बाइक अल्फा EV 125 2 यूनिट्स के अंदर फुली चार्ज हो जाती है। सही, आपको रेंज देती है, वो हम क्लेम करते हैं कि जी 100 देती है, बट इट इज़ बीन टेस्टेड बाय a lot of riders। उसके अंदर से हमारे कुछ बाइकिया के राइडर्स भी हैं जिन्होंने हमें एंडोर्स किया है कि ये 115 किलोमीटर देती है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के स्लैब्स, यू नो हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स, राइट? सो उसके स्लैब्स होते हैं, अगर आप प्रोटेक्टेड बैंड में हैं, अंडर 200 यूनिट्स हैं, तो आपका 1500 रुपये पर यूनिट होता है। मैक्सिमम भी अगर आप चले जाते हैं तो कितना 50 रुपये हो जाएगा। हमने इसको 40 पे बीच पे रखा हुआ है। सही, सो सिंपल मैथ ये बनती है कि 1 यूनिट अगर 40 रुपये का है, 2 यूनिट 80 रुपये की हो जाएगी। मैं कहती हूँ चले आप 600 भी ना करें, आप 500 रुपये का फ्यूल अगर डलवाते हैं तो ये सीधा 420 रुपीज़ की दिन की सेविंग है। व्हाट व्हेन इट कम्स टू बैटरी और उसकी परफॉर्मेंस, तो फिर क्या करें अगर किसी को कोई मसला आता है? सो हम द कंपनी इज़ गिविंग 3 years वारंटी ऑन द बैटरी एंड ऑन द मोटर। बैटरी इसमें कोई शक नहीं है कि हम एडवाइस करते हैं कि बाहर से मत करवाएं। ये वही वाली बात है, आपने एक फ़ोन ख़रीदा, आप उसको किसी रैंडम मैकेनिक से खोलेंगे, उसकी वारंटी वॉइड हो जाती है। सही, जब तक वो वारंटी में है, हम नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मेरे पास अगर कोई बैटरी या मोटर को कोई प्रॉब्लम आता है, एक हमारी ट्रबल शूटिंग होती है और हम उसी दिन उनको बैटरी चेंज करके दे देते हैं। अगर हम बैटरी नहीं चेंज कर पाते तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि फलाना बंदा, उसने मुझसे बाइक जो है वो सिर्फ शो के लिए नहीं रखी हुई है, वो रोज़ उसके ऊपर अपनी रोज़ी के लिए जाता है, तो वो बाइक के बगैर ना हो। मैं उसको फिर रिप्लेसमेंट बाइक हमारी कंपनी दे दी थी कि जब तक अगर ज़्यादा दिन लग रहे हैं तो हम उनको रिप्लेसमेंट बाइक देंगे। Now when I came here, तो मुझे पता चला that the CEO of this company is a female. So I worked around and figured out कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऑटोमोबाइल कंपनी ऐसी नहीं है जिसकी CEO कोई खातून हो। और जब मैं ये बात करती हूँ तो जितना अच्छा ये मुझे सुनने में लगता है एज अ वर्किंग वुमेन कि आपकी लीडिंग सीट्स के ऊपर कोई खातून बैठी हो, बिकॉज इट वर्क्स बोथ वेज, यू नो। हम हर तरह से देखते हैं कि एक खातून किस एंगल से चीज़ों को देखती है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, इमोशनल और जितने भी मामला होते हैं। सो ऑब्वियसली एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू आर हियर सिटिंग हियर डूइंग वेरी ग्रेट वर्क। लेकिन जब मैं किसी ऐसी जगह पर किसी खातून को देखती हूँ तो मेरे जहन में आती है कि इट कम्स विद अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कम्स विद लॉट ऑफ चैलेंजेस एज वेल। सो वर देयर एनी चैलेंजेस फॉर यू व्हेन यू वर्कड अराउंड, क्योंकि ऑटोमोबाइल मेल ओरिएंटेड काइंड ऑफ इंडस्ट्री समझी जाती है और हमारे यहाँ आम जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है वो तो स्पेसिफिकली यही है। वाज इट चैलेंजिंग फॉर यू? जब तक आपकी और मेरी तरह की बहादुर औरतें होंगी ना तो चैलेंज होगा भी, तो हमें लगेगा नहीं। राइट, नंबर 1।
Number two, there is absolutely no doubt. When I was taking up this role, I did ask myself a question. This is a very male-oriented sort of a profession. I could not see any other examples. मैं ये कहूँगी कि मेरे खातून होने की वजह से मुझे चैलेंज कम फेस किया है मैंने. I really do have a lot of thanks to give to the men of this country. जिस बोर्ड ने मुझे हायर किया था, they saw the potential in me. They said कि नहीं हमें खातून चाहिए है. I would say the fathers and the brothers and the male colleagues. There have been multiple forums जिसके ऊपर मैं गई हूँ. हमने जब हायरिंग शुरू की थी तो मैंने एप्रीहेंसिव थी कि आदमी भी होते हैं उधर. सिर्फ एक चीज़ का मुझे ख्याल रखना था कि मैं उनको एक प्रोटेक्टेड माहौल दूँ. जो आदमी हमारे साथ काम करते हैं वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करें कि ये उनकी counterparts हैं, working with them, yeah. They're working women. There is a decent limit where they sort of work with them. I think I'm very, very proud to say that we have a great environment. We have मतलब लोग ख़वातीन इस तरफ आना चाहती हैं ऑटोमोबाइल में काम करने के लिए. जो लास्ट हमने हायरिंग की थी उसमें मैंने उनको चॉइस दी. मैंने कहा आप कस्टमर सपोर्ट में जा सकती हैं, आप अगर और कहीं जाना. वो कह के मेरे पास आई कि नहीं, आई वांट टू बी ऑन द असेंबली लाइन. इट्स नॉट लेबर इंटेंसिव इन द वे वेयर यू हैव टू पिक अप बहुत भारी चीज़ें उठानी है. एक बाइक है, आपने उसके ऊपर नट बोल्ट लगाने हैं, आपने उसके ऊपर शैसी जो है वो लगाना है. और हमारे माशरे में ख़वातीन के लिए वो नेचुरल नहीं है. वैसे बहुत काम होता है ख़वातीन का, लेकिन इस तरफ नहीं होता. नॉट ऑन द मैकेनिकल साइड. पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, ख़ासतौर पे कराची में जो रहते हैं, उनको अपने पर्स से लेकर मोबाइल से लेकर बाइक चलने का डर होता है. अब तो गाड़ियों का इंजन भी चला जाता है, राइट. मैंने पैसे लगा के बाइक ली है. मुझे मतलब मैंने जमा किए हैं. पहले से आप 2 इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम भी ऑफ़र कर रहे हो. मैंने इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम लगा कर अभी लिया. मैंने पैसे भी पूरे नहीं किए. कोई मेरी बाइक लेकर जाने की कोशिश करता है. What do I do now? This is something that is of a concern to a lot of people. इतना आसान नहीं है इसको. अच्छा, ओके. सवाल ये भी आते हैं कि जी बैटरी चोरी हो जाएगी. देखिए मैं एक थोड़ा सा बताती हूँ आपके एंड. इसकी बैटरी ऐसी नहीं है कि आपने इंजन खोला और आपने बैटरी निकाली और आप लेकर निकल गए इसको. इसकी जो बैटरी हमने बनाई है ना, इसकी मल्टीपल सेफ्टी लेयर्स हैं. सो बैटरी है, उसके अंदर BMS लगाया हुआ है. BMS के अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ है, जो कि गाड़ियों के अंदर होता है. उस पर उसको हमने सील किया है. फिर उसकी 2-3 सील्स और हैं एंड देन द बैटरी इज बोल्टेड इनटू द. इसको चोरी करने के लिए किसी को अच्छा खासा टाइम और प्लानिंग चाहिए है. दैट्स नंबर 1. द अदर थिंग इज मैंने ट्रैकर पे इसलिए जिक्र किया, हमारे बाइक के अंदर एप्लीकेशन है जिसमें किल स्विच भी है. इस वक्त ये है कि आप वायरलेसली आप देखें आपकी बाइक को लेकर जा रहा है, आप उसको किल कर सकते हैं. जैसे वो बाइक आगे चलेगी नहीं. इन लेटर स्टेजेस द एप्लीकेशन विल एक्चुअली गिव यू अ ट्रिगर कि अगर आपकी बैटरी को बाइक को किसी ने हिलाया तो आपको ट्रिगर आ जाएगा कि जी इसके अंदर मूवमेंट है जो नहीं होनी चाहिए. सही. द एप्लीकेशन हैज अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स जिसके अंदर आप सेफगार्ड कर सकते हैं. और चोरी करना इज़ नॉट दैट सिंपल. सही. इस तरह इतने आराम से नहीं होगी. और अगर गॉड फॉरबिड लेके चला भी जाता है तो आप यू कैन कीप ट्रैकिंग योर बाइक कि किधर है किधर नहीं है. एंड द होल थिंग मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट. सो थैंक यू सो मच. फैसल, मैं आई तो यहाँ पे इसीलिए थी कि जो सारी मिथ्स एंड सवाल होते हैं हमारे जब हम इलेक्ट्रिक बाइक की बात करते हैं, और फिर हमारी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और फिर चैलेंजेस क्या हैं, और फिर वो लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं कि अपने लिए बाइक लेनी है, क्या वो सारे सवालों के जवाब मिल भी सकते हैं या नहीं. सो आई एम श्योर आपके, मेरे और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हमारा ये सेगमेंट देखा होगा, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे. विद दैट आई विल टेक अ ब्रेक एंड सी आफ्टर दिस. The Hulkamania finally rest in peace. मारूफ प्रोफेशनल अमरीकी रेसलर जिन्होंने रेसलिंग को एक नई जहद बख्शी. हक होगन 71 बरस की उम्र में गुज़िश्ता रात को इंतकाल कर गए. और सादिया 80s में पाकिस्तानीज़ जो हैं, जो अब दादा बनी गए होंगे या तकरीबन बन रहे होंगे, ऑल द चाचाज एंड उस वक्त के दादा एंड ऑल, उनकी जुम्मे के दिन की सबसे फेवरेट एक्टिविटी रेसलिंग. एंड हल्क होगन के लिए एक अहम बहुत अरसे तक फॉर अबाउट 10 years एंड मोर देन दैट, आई मीन बहुत सारे नाम आए, लेकिन हल्क होगन
इवन व्हेन ही वाज इन हिज 40s एंड अर्ली 50s वो हमें नज़र आते रहे, वो फाइट करते रहे, और उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं एंड दैट वो जो उनका टी शर्ट टीयर करने वाला स्टाइल था, इट वाज इतना ज़्यादा लोगों के जहनों पर वो था। और अभी वो हमें पिछले साल भी नजर आए, डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें वो नजर आए, और ये सब के लिए बड़ा हैरान कुन था कि एट दिस एज वो माइक पर खड़े हुए हैं, मेकिंग अमेरिका ग्रेट की बात कर रहे हैं, बट साथ ही उन्होंने अपना जो शर्ट है वो भी टीयर किया। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे जो बड़े फैन थे ट्रंप इनके, बिकॉज ही वाज अ प्योर एंटरटेनर, एब्सोल्यूट जबरदस्त। अच्छा, ट्रंप तो खैर फाइनेंसर भी रहे हैं ना, ट्रंप तो फाइनेंसर भी रहे हैं रेसलिंग के, और वो उन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें थी, और इनके साथ वो बहुत दफा दिखे भी हैं ट्रंप के साथ। enthusiasm and everything. Rest in peace Hulk Hogan. Brother, rest in peace. You are an absolute entertainer. आपने फाइनेंस की बात की सादिया, एक तरफ हम देखते हैं कि जब ट्रंप जैसा फाइनेंस तो स्पोर्ट्स कितना फ्लरिश होती है, और एक हमारे यहाँ मामलात हैं कि फाइनेंसर ही नहीं है। हमारे बॉक्सर्स, हमारे किक बॉक्सर्स इतनी जान लगा के अपने बलबूते पे जाते हैं, और अपने से मैं टैलेंट में तो नहीं लेकिन अपने से फाइनेंस पे बड़े बड़े ममालिक को मार के आते हैं। बिल्कुल, बड़ी बड़ी टीम्स, बड़ी बड़ी एक्सपर्टीज़ के वाली टीम जो होती हैं, जिनके पास एक टीम ऑफ कोचेस होती है, फिर डॉक्टर्स होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसके अलावा भी फाइनेंसेस होते हैं वो सारे। तो हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गलीम और राबिया नूर से, जो कि अज़रबैजान में होने वाले किक बॉक्सिंग फ़ाइट में अपनी रिवायती जो हरीफ है यानी भारत को एक दफ़ा फिर से शिकस्त देकर आज हमारे मेहमान हैं। Once again they both have done it, और मेरे ख्याल में फैसल will ask them in one corner is Agha Kaleem and in the other is Rabia Noor. कैसे हैं आप दोनों? बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगेन बात वहीं से शुरू करते हैं, इंडिया को हराया, क्या माहौल था, क्या सिचुएशन थी, ज़रा बताएं। बिल्कुल, जब हम वहाँ पहुँचे तो जिस तरह हमने कहा फाइट से पहले फेस ऑफ होती है, तो मैं खड़ा हुआ तो उसने मुझे पुश वगैरह धक्का वक्का दिया, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। अभी हम जब मिलते हैं तो हम बिल्कुल ईजी काम डाउन मिलते हैं, कुछ लोग बदतमीजी करते हैं मगर हम काम डाउन, तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला मैं जो आपको जवाब दूंगा मैं रिंग के अंदर ही दूंगा। तो धक्के वक्के हुए, उसके बाद मेरी फाइट थी, मैं सोया हुआ था, फाइट से पहले थोड़ा आराम कर रहा था, तो मेरा फाइटर मेरे पास मुझे उठाता है, बोलता कम ऑन ब्रदर यू हमारी फाइट है। मैं परेशान, मैं इतना डर गया, मैंने कहा तो बड़ा एक्टिव बंदा है, मेरे से पहले ही मुझे कह रहा कि तुम्हारी मेरी फाइट है, ये बोली कि जाओ तुम्हारी खैर नहीं है। तो मैं रिंग में गया, मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि थोड़ा बड़ा भी था, वेट भी बड़ा था, तो अब क्या गेम खेलूँ। उसने कहा भाई आपने अपना गेम खेलना है, ऊपर गेम नीचे भी खेलना है, दोनों हाजिर दिमाग खेलना है। मैंने कहा ठीक है। और जब फाइट स्टार्ट हुई, मैंने ऊपर खेला, वो नीचे गेम मेरे से ग्राउंड में, फिर ग्राउंड गेम खेलते खेलते पहले राउंड में मैंने वो ट्रायंगल लगा दिया। जब ट्रायंगल लगाया तो अच्छा वो हारने के बाद डायरेक्ट बार के छुट्टा मार के आ गया। मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या सीन है। तो वो मुझे बोलता है ब्रदर आप मुझे यकीन नहीं हो कि आप किस तरह मैं आ रहा हूँ, मैं आपको ग्राउंड गेम, आपको मेरी पूरी फाइटें देखी, आप किक बॉक्सर हो और मैं ग्रैपलर हूँ, तो मैं आपको ग्राउंड गेम मारना चाह रहा था। तो मैंने कहा मैंने भी ट्रेनिंग करके आया था, 3-4 महीने में लगा हूँ ग्राउंड गेम। आपने क्या दाव का नाम लिया? ट्रायंगल। ये क्या किस तरह होता है? ये ट्रायंगल एक टांग में फंसाते हैं और हाथ खींचते हैं, इससे हाथ भी टूटता है और यहाँ से बेहोश भी होते हैं। अच्छा, मजे की बात बताओ, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा था कोई बस हाथ माथ का दाव होगा। मैं कहने वाला था कि कलीम थोड़ा सा मुझ पर ट्राई करें लेकिन अब जो मैंने सुना है कि जी आपको जहाँ करना है दोबारा बताइएगा। टांग पकड़ते हैं, टांग लॉक करते हैं, बेसिकली गले से लॉक करते हैं, हाथ पकड़ के और गले से लॉक करते हैं। जी गले से लॉक करते हैं, सर भी पकड़ते हैं और हाथ भी पकड़ते हैं। अब नहीं करिएगा प्लीज, अब नहीं करना भाई। आप बताइए अपना अगेंस्ट इंडिया मैच के बारे में। अगेंस्ट इंडिया जब मुझे पता लगा कि मेरा आगे मैच होने वाला है और मेरा ओपोनेंट इंडिया है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी और काफ़ी नर्वस भी थी। नर्वस इसलिए कि अगर हार गई तो क्या हुआ, जीत गई तो मैं तो काफ़ी सारी वो एक हाइप भी मिलती है, खुश भी होता है इंसान। लेकिन अगर हार जाता है ना, जहाँ सो अच्छी बातें होती हैं तो वहाँ 100 नेगेटिव बातें भी होंगी, नेगेटिव कमेंट्स भी होंगे। तो इस वजह से भी खैर जब हमारा फेस ऑफ हुआ तो लड़की काफ़ी रूड थी, एक तरीके से एटीट्यूडल और इस तरह की मतलब बदतमीज़ टाइप की कह लो। तो वो तो इंडियंस की आदत होती है ना, जब भी कोई इस तरह का मैच होता है। हम पहले भी जितने इवेंट्स में गए हैं वहाँ इंडिया की टीम आती थी और हमेशा पाकिस्तानी को देख के ये रोब, ये मतलब एटीट्यूड टाइप का और इस तरह बदतमीज़ी से बात करना, बिल्कुल ऐसे ही था। तो काफ़ी एटीट्यूड की मतलब उसमें बहुत ज़्यादा था ना। खैर हमारी जब फाइट स्टार्ट हुई तो वो जब आगे आई देन मैंने एक बार रेफरी ने स्टार्ट बोल दिया, मतलब स्टार्ट हो गया।
अब वो हैंडशेक करने का कोई आइडिया फिर नहीं होता रहता बीच में। जब एक बार रेफरी कह देते कि स्टार्ट, जज एग्री कर लेते तो मतलब एग्री, मतलब फाइट स्टार्ट हो गई आपकी। मैंने जब फाइट अपनी खेली तो उसको जाते साथ ही उसने हैंडशेक करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, मैंने वहीं से किक लगा दी उसको, वो किक लग गई उसकी पसली में, फिर वो वहाँ से लंगड़ी हो गई, मतलब उसकी सही तरह चल नहीं पा रही थी, वहाँ से उसको लग गई आपने शुरू में ही। हाँ, तो फिर उस फाइट के बाद ही वो कहती है कि भाई आपने, मैं तो आपसे हैंडशेक करने के लिए आगे आई थी, आपने लगा दी। रेफरी ने उसको समझाया कि भाई गेम का रूल है। खैर उसने काफ़ी हिम्मत करके फ़ाइट स्टार्ट की और मैंने अपना काफ़ी किया और फिर उसको 2-4 फेस से पंच मारे, एक मैंने यहाँ पंच मारा तो उसका अंदर तक उसको लग गया, फिर फाइट रोक दी गई। तकरीबन 30 to 25 सेकंड्स के अंदर अंदर मैंने फ़ाइट वाइंड अप की और मैंने उसको बीट किया। और बड़ी बात है कि हम एक पूरी टीम गई थी यहाँ से, जिसमें हमारे उस्ताद थे और भी बॉयज़ थे, मैं थी, और हमारी पूरी टीम 10 में से मतलब बहुत ही कम 0.5% चांस ऐसा होता है कि पूरी टीम जाए, पूरी की पूरी टीम जीत के आए। और जीत के भी वैसे है कि सब नॉकआउट्स मारे। इन्होंने फर्स्ट राउंड में नॉकआउट मारा, मैंने 25 to 30 सेकंड्स के अंदर नॉकआउट किया। हमारी बाकी के जो प्लेयर्स थे उन्होंने भी एक राउंड में, दूसरे राउंड में नॉकआउट किया। और खैर मेरी और आगा की फ़ाइट इंडिया के साथ थी, बाकी किसी की तुर्की के साथ फ़ाइट थी, किसी की आज़री के साथ फ़ाइट थी और किसी कज़ाक के साथ फ़ाइट थी। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जर्नी थी हमारी और बहुत मज़ा भी आया इस फ़ाइट को करके। और आगे भी काफ़ी सारी चैम्पियनशिप्स हैं जो कि हमारी तुर्की में है, इसके अलावा आगे थाईलैंड में है, उसके लिए भी फुल रेडी है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी, बातें तो देखें आप लोगों से बहुत होती है ना, तो करीम भाई मैं वैसे तो हमारे पास वो क्या कहते हैं उसको, जिसमें नहीं ग्लव्स नहीं, वो जो अगला जो लेके खड़ा होता है पैड्स, वैसे तो देखिए मेरे पास पैड नहीं है। मैं आर यू विलिंग टू ट्राई? नहीं, मैं विलिंग टू ट्राई नहीं, मैं कलीम भाई से कहूँगा कि इधर ट्राई करें और मैं राबा से कहूँगा कि इधर ट्राई करें। तो मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि ओके ये ओनली टच है, ये मतलब टच करना। और मैं अपने जज्बात अपने बता नहीं पा रहा हूँ। ओवर टू यू, टच करे, ओवर टू यू, टच करे। फैसल भाई ने बॉक्सिंग बहुत के लिए हल्का नहीं रखिएगा, हल्का हाथ हल्का नहीं रखना। ओके विद दिस कैमरा, वेट 1, आर वी रेडी? एवरीबॉडी इज रेडी। अच्छा ये आपको ना लग जाए, आई हैव अ रिंग ऑन। चलो क्या कहा आपने? 1 मिनट, क्या कहा आपने? आपको ना लग जाए मेरे ओए होए होए इट्स अ फाइटर वर्सेस फाइटर, लेट्स डू दिस। ओके ठीक हो गया। 1 2 वो बहुत हल्का सा मारा है उन्होंने मेरे को, पावर से फुल बॉडी आ गई होती है। मुझे तो बहुत ये होता है कि गर्ल, इनको पता है कि अभी आप इंटरव्यूज करनी है तो आपको लगे क्या बात है यार। बट थैंक यू, आपने मेरा लिहाज किया बिकॉज़ आई फेल्ट इट, शी जस्ट डिड दिस। वो आती ना पूरी फोर्स के साथ। लाल हो रहा है। अच्छा कलीम भाई, नेक्स्ट टूर्नामेंट कहाँ आ रहा है? नेक्स्ट टूर्नामेंट जो है मेरा तुर्की में प्रोफेशनल फाइट है मेरी, और उसके बाद जो है ना मेरी फाइट थाईलैंड में, जिसका मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम चैंपियन रह चुका हूँ, वर्ल्ड चैंपियन। वर्ल्ड चैंपियन कहना बड़ा आसान है कि मतलब 40+ कंट्रीज आती है और पूरा 10 दिन फाइटें होती है, लगातार 10 दिन फाइटें होती है। और 2023 और 2024 का अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, और 2025 का मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। मतलब मैं विन कर लिया था, मगर मेरे जो साथ जो 29 हुई थी उस पर, क्योंकि मेरे साथ कोच नहीं था, अकेला गया हुआ था। जितनी बार मैं गया हूँ मैं विदाउट कोच गया हूँ, विदाउट कोच और विदाउट टीम में गया हूँ, अकेला गया हूँ थाईलैंड। और उसके अलावा जो मैं कजाकिस्तान गया हूँ वहाँ भी मैं अकेला गया हूँ, जो मैं था उसके अलावा अजरबैजान गया वहाँ भी अकेला गया हूँ, 2 टीम के साथ हम गए थे। मतलब कोच का मेरे साथ होना बहुत कम है। सबसे अहम चीज़ है कोच का हूँ, जो हमारे कोच है विक्रांत खान टाइगर है, वो कंपनी में काम करते हैं कपड़ों की, तो उनके पास में फैसिलिटीज़ नहीं कि वो जा पाए हमारे साथ। हम लोग अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे प्लेयर आपको मिलता है, हमारे कोच को नहीं मिलता, प्लेयर से लेके एथलीट्स को मिलता है ना, हमारे प्लेयर से लेके हमारे कोच तक हर कोई कहीं और काम कर रहा होता है। बिल्कुल 9 to 5, उसके बाद वो काम करके फारिग होता है और फिर उसके बाद ये जो पैसे वो वहाँ से अर्न कर रहे थे कुछ एथलीट्स, इफ आई एम रॉन्ग तो मुझे बताइएगा, वो पैसे अपनी फाइनेंसिंग पे लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वही बात है ना कि टीम गई हुई थी ना, तो हमारे पास होटल नहीं था, अभी होटल नहीं था हमारे पास, खाना जी रिहाइश नहीं थी खाने पीने की, तो मतलब जो पूरी टीम को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल था। हम 2 कमरे लिए हुए थे, कमरा इनका था, बाकी हम 4 प्लेयर का कमरा था, हम उसमें एडजस्ट हुए, तो मतलब बड़ा मुश्किल था एडजस्ट होना। अगर स्पॉन्सर के हवाले से बात करूं तो उनका नाम भी लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। इस इवेंट के लिए मैं ऐसे इदारों ने सपोर्ट किया है जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं। AWT एक फाउंडेशन है जो कि एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि गरीबों की, यतीमों की एक तरह का ट्रस्ट है, जो कि बाकी लोगों की मदद करता है जो इस काबिल होते हैं या उनके पास मतलब गरीब टाइप के लोग, उनको सपोर्ट करता है। तो उन्होंने मुझे किया है इस इवेंट के लिए।
और इसके अलावा टैपमेट कंपनी है, उन्होंने भी काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट ने पिछली बार मुझे किया था, हमारे इलाके के चेयरमैन हैं, पीपल्स पार्टी तारुक रखते हैं, करीमा सानी, उन्होंने इवेंट को सपोर्ट किया और उसके बाद मुझे लगा कि शायद इसके बाद सपोर्ट करेंगे आगे के लिए भी, और मैंने उनका काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाई कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मैंने बेनज़ीर साहब की पीपल्स पार्टी की कारकुन थी और वज़ीर आज़म भी थी, तो उनका मैंने पोर्ट्रेट भी बुलंद किया रिंग के अंदर। तो मुझे लगा कि यार इतनी बड़ी मैंने मतलब एक काम कर दिया, तो शायद इसके बाद मुझे इनको लेकिन वो रुझान आपको नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आया, वो डिमोटिवेटिंग। बट वी होप एंड प्रे कि आइंदा जरूर इस सिस्टम में काम हो और सपोर्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया राबिया। मूविंग ऑन स्विफ्टली टू द नेक्स्ट, और आज जो है वो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे मनाया जा रहा है, यानी डूबने से बचाव का आलमी दिन। अब ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसी पे हम बात कर लेते हैं। साथ स्कूबा एक्सपर्ट जो है शबीब असगर मौजूद है। शबीब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। आज के दिन के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा, और वो ये कि हम समझते हैं कि जी ये स्किल तो है, लेकिन ये स्किल जो है ये वो बेसिक नेसेसिटी है। हाँ, ये नेसेसिटी है, तो ये कितना ज़रूरी है। एंड देन एक और चीज़, और वो ये कि बहुत से ट्रैवलर ये समझते हैं समंदर में तैराकी मुश्किल है लेकिन झील या तालाब में आसान है, ये कितना दुरुस्त है? तैराकी कर रहे होते हैं तो वो समझते हैं कि दरिया का पानी बड़ा ठहरा हुआ है और इसमें हम तैराकी कर सकते हैं। नहीं, कभी कभार समंदर का पानी भी ऐसे ही ठहरा हुआ नज़र आता है, लेकिन उसके अंदर एक करंट होता है, एक फ़्लो होता है, और इतना तेज़ होता है कि वो आपको 1 से 2 सेकंड के अंदर आपको 5-6 मीटर का सफ़र करा देगा। इतना तेज़ वो फ़्लो होता है। तो दिखने में आपको बड़ा पुरसुकून नज़र आ रहा है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से आपको ले जाएगा, और वो अगर आपको तैराकी अगर दोबारा नहीं आती तो आप इसमें डूब जाएंगे, और फिर घबराहट की वजह से आपको हार्ट अटैक आएगा और फिर आप मर जाते हैं। तो जो लोग प्रॉपर तरीके से स्विमिंग जानते हैं और जो असल लाइफ गार्ड्स हैं, जिनको ये काम आता है कि कैसे किसी इंसान की जान बचाई जाए, तो उनकी बात हमेशा सुनी जाए। और अगर वो मना, क्योंकि कमी है, हम आपसे मज़ीद भी बात करेंगे, बट अब आपसे मुलाकात होगी फिर को रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ नाइस वीकेंड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।